देखो भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी केस में मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हम बाल्मर की बात करें, तब बाल्मर में क्या होता है कि किसी से भी सेकंड में जंप करे तो उसको बाल्मर कहते हैं। बट इसमें 2 केसेस डिस्कस कर सकते हैं, एक तो बिल्कुल बगल से कूद रहा है, थर्ड से सेकंड, और एक इन्फिनिटी से कूद रहा है, इन्फिनिटी से सेकंड। जब बगल से कूद रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा और वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। जब इन्फिनिटी से कूद रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा और वेवलेंथ मिनिमम होगी। ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो क्या करेंगे भाई? तो लैम्ब्डा मैक्स इज़ इक्वल टू आर 1 बाय जिसमें कूद रहा है माइनस जिससे कूद रहा है। 1 बाय लैम्ब्डा मैक्स रेडबर्ग कांस्टेंट 1.07 इंटू 10 की पावर माइनस 7, जैसे भी ये लगा लेना बच्चों, 097, और 1 ही लिख देते हैं, राउंड ऑफ 1.1 ले लेते हैं, राउंड ऑफ करके, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, कैलकुलेशन फिलहाल तो कैलकुलेटर से कर लेंगे, तो लैम्ब्डा मैक्स आ जाएगा। अगर लैम्ब्डा मिनिमम निकालना है, तो इसके केस में सेकंड से माइनस पे जंप कर रहा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से, ये तो 0 हो जाएगा। तो लैम्ब्डा मिनिमम जो होगा बच्चों, वो हो जाएगा r इंटू 1/4, और लैम्ब्डा मिनिमम क्या आ जाएगा? लैम्ब्डा मिनिमम क्या हो जाएगा? 4/r आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे हमारे पास। आप लोगों को वैल्यूज आप लोगों ने बच्चों निकाली होगी, तो मेरे को बता दो क्या क्या वैल्यूज आई हैं मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ की। बताओ ये क्या क्या वैल्यू आई है, बताओ। लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू मेरे को मैसेज आई है, मैसेज में आया, किसने कहा गया मैसेज? चैट। 6.6 इंटू की पावर माइनस 7। क्या आया था बच्चे? लैम्ब्डा मैक्स आया 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। एक्चुअली हम आमतौर पे एंगस्ट्रॉम वगैरह में लिखते हैं या फिर नैनोमीटर में लिखते हैं उसको। तो अगर एंगस्ट्रॉम में लिखो तो क्या हो जाएगा ये? तो 6600 एंगस्ट्रॉम। और ये लैम्ब्डा मिनिमम कितना आया है, बताना बच्चों। समझ में आया एंगस्ट्रॉम में ऐसे कैसे आया? कन्वर्जन कर सकते हो, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10। बोलो भाई, ये दूसरा वाला क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों। बोलो भाई बोलो, कोई बोलेगा बच्चों, दूसरा वाला बताएगा। भावेश ने बताया था 3665। तो जो लैम्ब्डा मिनिमम आएगा, वो आ जाएगा 3665 एंगस्ट्रॉम। तो बाल्मर सीरीज में जो भी सेट वेवलेंथ आती हैं, वो इस रेंज के बीच में ही होंगी, जितनी भी वेवलेंथ होंगी इसके बीच में ही होंगी, 3665 एंगस्ट्रॉम से लेके 6600 एंगस्ट्रॉम तक। 3665 एंगस्ट्रॉम से लेके करीब करीब जैसा हमारे पास आया है। ऑल्दो हमने इसे टेबल में भी दिया हुआ है बच्चों, अगर आप नोट्स देखोगे तो ये टेबल है, इस टेबल में हमने मेंशन किया हुआ है, देखो देखो। तो हम इसको मार्क कर देते हैं, ये देखो ये रहा, ये है। ये जो वेवलेंथ है, ये विजिबल रीजन में आती हैं, ये जो भी वेवलेंथ है ये विजिबल रीजन में आती हैं। अब इसमें कुछ खास और एक्स्ट्रा भी समझने का है। अब देखो बच्चों, हमने मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ सीख लिया, चाहे लाइमन की हो, चाहे बाल्मर की हो, चाहे किसी की भी निकाल सकते हो। एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ते हैं हाइड्रोजन एटम की, तो उसमें बाल्मर सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसका कारण क्या होता है कि बाल्मर सीरीज जो होती है वो विजिबल में लाई करती है। सबसे पहली जो डिस्कवरी की गई थी वो बाल्मर सीरीज की गई थी, क्योंकि मान लो आपने
इसमें इस चैम्बर में आपने हाइड्रोजन गैस भर रखी है और उस हाइड्रोजन को हीट करते हो, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके हायर ऑर्बिट में चला जाता है। इफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन हायर ऑर्बिट, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पे जाएगा और फिर वो जब वापस आएगा, तो वो कोई सी भी सीरीज में की वेवलेंथ एमिट कर सकता है। मतलब मैंने आपको बता रखा है, जैसे 4th से आना है, तो ऐसा हो सकता है कि 4th से 3rd में आए, 3rd से 2nd में आए, 2nd से 1st में आए। बट जो भी वो वेवलेंथ एमिट करेगा, उसमें से बाकी वेवलेंथ आप आँखों से नहीं देख सकते हो। बाल्मर सीरीज़ की वेवलेंथ जो एमिट हो रही हैं, वो आप आँखों से देख पाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ बाल्मर सीरीज़ ही है जो आँखों से देखी जा सकती है। मतलब जभी भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकंड में जंप करता है, तो रेडिएशन कलरफुल निकलेगा। कलर उसके कुछ कलर्स होते हैं। जब हम लोग बाल्मर सीरीज़ की बात करते हैं, तो बाल्मर सीरीज़ में भी कुछ डीपली हम बात करते हैं। अब होता क्या है कि बाल्मर सीरीज़ क्या होती है बच्चों, ये हमने आपको बता रखा है कि बाल्मर सीरीज़ होती है कि कहीं से भी सेकंड में जंप करे, तो उसे बाल्मर कहते हैं। 3rd से सेकंड में, 4th से 5th से ऐसे करे, या तो अगर 3rd से सेकंड में करे, वो बाल्मर कहते हैं। इसे एच अल्फा ऑफ बाल्मर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एच अल्फा ऑफ बाल्मर। आवाज़ आ रही है बच्चों मेरी या नहीं आ रही है? अरे भाई बोलो। यस सर, आ यस रही सर, है। आ रही है। अगर 3rd से सेकंड में जंप करे, तो जो वेवलेंथ एमिट होती है, वो एच अल्फा ऑफ बाल्मर होती है। वैसे तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। कोई आपसे पूछ ले मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर क्या है? ये एच अल्फा ऑफ बाल्मर क्या है? बात बराबर है। क्योंकि जब बाल्मर सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन 3rd से सेकंड में जंप करता है, तो वेवलेंथ भी मैक्सिमम होती है और उसे एच अल्फा ऑफ बाल्मर कहते हैं। फिर अगर 4th से सेकंड में जंप करे, तो उसे एच बीटा ऑफ बाल्मर कहते हैं। 5th से सेकंड में करे, तो एच गामा ऑफ बाल्मर कहते हैं। तो इस तरीके से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा होता है। अगर 6 से सेकंड में जंप करे, डेल्टा एच डेल्टा ऑफ बाल्मर कहते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को इससे रिलेटेड? बोलो भाई बोलो। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? बोलो भाई बोलो। बोलो। हेलो। नो समझ डाउट। में आया बच्चों? अब यस थोड़ा सा और सर, आ रही इंट्रोडक्शन दे देते हैं बच्चों। जैसे बाल्मर सीरीज की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी वेवलेंथ वगैरह क्या होती हैं? जैसे कि एच अल्फा की जो वेवलेंथ होती है, वो ये होती है, इसका कलर रेड होता है, 3rd से सेकंड में जंप कर रहा है। और अगर एच बीटा की बात करें, तो उसकी वेवलेंथ ये होती है और उसका कलर ब्लू ग्रीन होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है। और ऐसे ही एच गामा जो होता है, वो वायलेट होता है। तो ये थोड़ा-सा है, देख लेना बच्चों। और बाल्मर सीरीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे पहले बार बाल्मर सीरीज़ का डिटेक्शन किया गया था। बाल्मर सीरीज़ विज़िबल रेंज में पड़ती है। अब बताओ बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ को लेके जो हमने टॉपिक पढ़ा पूरा? कोई डाउट किसी को? कुछ क्वेश्चन ट्राई करें, 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो जल्दी से ट्राई करते हैं। अ, हुँ, प्रीवियस ईयर। अच्छा बच्चों, 1-2 चीज़ें और बतानी थी यहाँ पर मुझे आपको। देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में चला जाता है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो उसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं।
अगर आपसे कोई कह रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका क्या मतलब है? कौन सा ऑर्बिट हुआ? n is equal to 3. थर्ड ऑर्बिट हुआ, Third ध्यान orbit. रखना। ये XC एक्साइटेड, ठीक है। और अगर थर्ड ऑर्बिट है तो वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। ये ध्यान रखना, ये सब ध्यान रखना। तो ये मैंने शायद बताया नहीं था, मैं भूल गया था आपको। ये करो, क्वेश्चन 38 करो, इजी सा ही है। 38 ट्राई करो क्वेश्चन। हो गया बच्चों, हो गया क्वेश्चन 38? हो गया भाई, हो गया, बोलो। हुआ? बोलो भाई, बोलो, आवाज आ रही है? देखो बच्चे, आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आया, मतलब थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आया पहले, फिर सेकंड से फर्स्ट में आया। तो जब थर्ड से सेकंड में जंप करेगा तो कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज में आएगा? थर्ड से सेकंड में आएगा तो ये जो सीरीज होगी ये क्या होगी? पाल्मर। और ये वाली सीरीज क्या होगी? लाइमन। Lyman. ठीक है। और अगर आपको रेशियो ऑफ वेवलेंथ चाहिए दोनों का, तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम थर्ड से सेकंड का निकाल लेंगे सबसे पहले। थर्ड से सेकंड में ये होगा 4 माइनस 9, थर्ड से सेकंड में। पाँच बाय 36। और सेकंड से फर्स्ट में ये हो जाएगा रेशियो निकाल लो भाई इसका। इसको नाम दे दो λ1 λ2। आया भाई समझ में बच्चों? बोलो, आया समझ में? अगर आपको λ1 बाय λ2 निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, उल्टा करना है, वाइस रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल कर लो, जो करना है कर लो। λ1 बाय λ2 क्या आ जाएगा? 27/5। बोलो भाई, कोई डाउट? No, sir. बोलो भाई, बोलो। यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है आपका? यही आ रहा था। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो खैर देखो, ज्यादा तो और हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है, बस वही एक दो थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा।
ये बताओ 41 का क्या आंसर होगा? सर लास्ट टू लास्ट क्लास में भी करा था शायद ये वाला क्वेश्चन। नहीं नहीं, अच्छे नहीं था, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, कुछ और था। ऐसा क्वेश्चन कराया था बट ये नहीं था। बताओ अच्छे। हो गया बच्चों, हो गया? हुआ भाई, हुआ। शाबाश बच्चे, शाबाश। सारे तीनों पार्ट हो गए। चलो भाई मैं कर रहा हूँ, बहुत टाइम दे दिया। देखो भाई, मैंने बच्चों आपको बताया है क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, क्या बोला है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जाने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी खर्च हो जाएगी। इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट का आंसर ये हुआ। सेकंड का आंसर क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा और उसके बारे में डिस्कस करेगा क्यों क्यों होगा सेकंड का आंसर। सेकंड का आंसर क्या होगा? नहीं अच्छी, सेकंड का आंसर ये नहीं होगा। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी एंड रेडियस इन, हाँ देखते हैं क्या आंसर दिया आपने, देखते हैं। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट का आंसर तो ठीक है। देखो जी, सेकंड का आंसर कोई बताएगा क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा सेकंड का आंसर क्या होगा? बोलो भाई बोलो। देखो बच्चों, जब हम आपको एटम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था किसी भी एक एटम में जितनी टोटल एनर्जी होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है, और पोटेंशियल एनर्जी इनकी ट्वाइस होती है, ये टू टू टाइम्स होती है और नेगेटिव में होती है। जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी टोटल एनर्जी जो आती है ई, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर टोटल एनर्जी ये है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी होगी +13.6। टोटल एनर्जी जितनी ही होती है बट पॉजिटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी दुगनी और नेगेटिव, मतलब कि -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट किसी बच्चे को इस चीज को लेके? अब इन्होंने ग्राउंड स्टेट नहीं पूछा है, इनके हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात की है, मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात की है। सेकंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर टोटल एनर्जी -3.4 है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इतनी ही होगी और पॉजिटिव में होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव में होगी, इसकी दुगनी होगी।
कोई डाउट बोलो भाई, कोई डाउट हो तो बताओ। और जो सी है, मतलब जो बी पार्ट है, रेडियस क्या होगा? रेडियस का फॉर्मूला ये होता है n स्क्वायर r नॉट। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रेडियस पूछ रहे हैं, मतलब सेकंड ऑर्बिट में पूछ रहा है, तो 2 का स्क्वायर इनटू r नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम है, ये आ जाएगा। फोर्टी टू का आंसर कोई बताएगा बच्चों? ओरली बताओ, 1 मिनट में क्या होगा, बता सकते हो? 42 का आंसर क्या आएगा? सर 6 क्या सर फॉर्मूला 4 लगाओगे बच्चे? क्या सर फॉर्मूला n लगाओ? माइनस 1/2 वाला था ना सर। हाँ शाबाश बच्चे, n माइनस 1/2 होगा, तो इससे तो क्या हो 6 जाएगा आएगा। आंसर? 6? पता नहीं बच्चे, मुझे तो ये लग रहा है 3 आएगा इससे तो आंसर। देखो कट कटा के बोलो, कुछ गड़बड़ की है क्या आपने? ऐसे ऐसे सर सर 3 थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ना सर थर्ड है ना, 4 थर्ड एक्स 4 और वो 3 होगा। सर, n इज इक्वल टू 4 होगा। अच्छा सॉरी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, सॉरी हाँ बच्चों, सर थर्ड तभी एक्साइटेड आएगा स्टेट में 6। ध्यान दीजिए। 4 3/2 6 आ जाएगा। 6 पॉसिबल वेवलेंथ बताया तो सामने, गिनाई भी थी। अगर फोर्थ से फर्स्ट में जंप करेगा तो एक हो सकता है फोर्थ से थर्ड वाली वेवलेंथ, एक सेकंड से थर्ड से सेकंड वाली, एक सेकंड से फर्स्ट वाली, ये 3 तो ये हो गई। एक फोर्थ से डायरेक्टली फर्स्ट वाली हो गई, एक फोर्थ से डायरेक्टली सेकंड वाली हो गई, और एक थर्ड से डायरेक्टली फर्स्ट वाली हो गई। ये 6 पॉसिबल वेवलेंथ हो सकती हैं। चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है 43, इसका आंसर आप किस किस तरीके से निकाल सकते हो? क्या आपके पास कोई 2 तरीके हैं इसको निकालने के, या एक ही कोई तरीका है? क्या क्वेश्चन 43 करना नहीं है आपको? नहीं करना है क्वेश्चन, नहीं करना है ये क्वेश्चन, आपको करना नहीं है। बस हम पूछ रहे हैं, क्या एक ही तरीका है या कोई 2 तरीके हैं इसको निकालने के? बोलो भाई बोलो, कैसे कैसे निकाल सकते हैं इसको? कोई बच्चा आइडिया दे। बोलो बच्चों बोलो। सर HC वाले से होगा क्या? हाँ बच्चे, 2 तरीके हैं। एक तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू एच सी, एच वही एच सी बाय लेमडा। तो लेमडा निकालना है तो इसको ऊपर और इसको नीचे ले आओ। खैर वैसे तो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन से डिवाइड भी करना पड़ेगा ये। तो हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ई लेमडा। मैंने आपको लास्ट क्लास में एच सी बाई ई की वैल्यू बताई थी, 12 पॉइंट क्या थी बच्चे, 12.375 थी ना, इंटू 10⁻⁻7 बाय लेमडा। तो ये यूज कर सकते हो। अब इसमें आप एनर्जी डिफरेंस निकाल लोगे, इन दोनों की एनर्जीज माइनस कर दोगे और डिफरेंस आ जाएगा। एनर्जी डिफरेंस पुट कर दोगे तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी, क्या वेवलेंथ है एमिट होगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका बच्चों यही है जो भी हम पढ़ रहे हैं, लाइमन बार्मर सीरीज। तो इसमें क्या है कि हमें पता है कि कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है। ये कौन सा ऑर्बिट होगा जिसकी एनर्जी -3.4 है? सेकंड ऑर्बिट है। और ये किस ऑर्बिट से जंप कर रहा है? -0.85 किस ऑर्बिट की एनर्जी होती है? फोर्थ ऑर्बिट की होती है। आपको एनर्जी याद करनी है हर ऑर्बिट की। फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6, सेकंड ऑर्बिट की -3.4, थर्ड ऑर्बिट की -1.51, फोर्थ ऑर्बिट की -0.85। तो अगर आपको ये वैल्यूज याद है तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो आप क्या लगाओगे? आप वो रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो। कैसे? 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर। कोई डाउट?
बोलो भाई डाउट, बच्चों बोलो डाउट। 44 बताओ बच्चों जल्दी से, ओरली 1 मिनट का समय दे रहे हैं। सेकंड थर्ड पार्ट मत करना। बताओ क्या होगी काइनेटिक, क्या होगी पोटेंशियल। बोलो भाई क्या हो गया, बच्चे सो रखे हैं क्या सारे के सारे? हाँ शाबाश बच्चे शाबाश, आंसर दो भाई। टोटल एनर्जी -1.5 है तो काइनेटिक सर एनर्जी उतनी ही होगी 1.5 और और पॉजिटिव 3 सर 1.5 और -3 और -3, बस कहानी खत्म। अच्छा अब तीसरा पार्ट करना है तो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डेल्टा ई वाले से कर सकते हो और रेडबर्ग वाले से कर सकते हो। तो ये हो गया बच्चे। तो इस तरीके से बच्चों कई सारे क्वेश्चंस हैं ये हमने देखे, और अब हम आगे ही बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, काफी कुछ हमने कर लिया, मतलब मोस्टली हमने कर लिया। बस बच्चों अब आखिरी टॉपिक है इसका, और हम उस पे आ रहे हैं हम, और उसके बाद हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा, हम न्यूक्लियर चालू कर देंगे। तो आखिरी टॉपिक क्या है एक बार देख लेते हैं। सर नोट बोलो बच्चे बोलो। देखो बच्चों आखिरी टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन। हम बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ते हैं, जैसे हमने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2π होता है। तब क्वेश्चन ये यहाँ पे उठता है कि बोहर को ये कैसे पता चला एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला है। क्योंकि देखो भाई एक सीधी सीधी बात है, बोहर ने ये फॉर्मूला लाया कैसे। जब हमने बोहर का मॉडल पढ़ा तो उसमें एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन था। तो देखो बच्चे हर चीज एक दूसरे से एसोसिएटेड है। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था डुअल नेचर, और हमने डुअल नेचर में एक चीज पढ़ी थी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर हमने पढ़ा था। उसमें डी ब्रॉगली ने कहा था कि चाहे वो चीज पार्टिकल हो चाहे वेव हो, हर चीज दोनों बिहेवियर शो करती हैं। मतलब हम भी हैं तो हमारा भी दोनों बिहेवियर, लाइट का भी दोनों बिहेवियर है। और ऐसे में वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/p। फिर मैंने आखिरी में चैप्टर के खत्म होने पे कहा था कि इलेक्ट्रॉन के मोशन की जब स्टडी की गई तो हमें लगता है था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा चलता होगा अगर सीधे जा रहा है तो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कम होता है तो इलेक्ट्रॉन ठीक ठाक वेव बना के चलता है, ठीक ठाक वेव बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं चलता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कैसा चलता है, ऐसा वेव की तरह चलता है। तो ये बात बोहर को ठीक लगी कि भाई ऐसा ही होता होगा। तो फिर उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता होगा तो भी वो सीधा नहीं चलता होगा, जैसे ऑर्बिट दिखाया ऐसा नहीं होता होगा। तो भी उसका ऑर्बिट कैसा होता होगा, यूं करके उसका ऑर्बिट होता होगा, ऐसा करके। समझ रहे हो बच्चों, वेव बनाते बनाते घूम रहा होता होगा। जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है प्रोटॉन के अराउंड, वो आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि वो सर्कुलर पाथ है। बट वो सर्कुलर पाथ भी कैसा है, वेव नेचर, वेव 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 बनाते हो। जैसे कि आपको राइट साइड में एक फिगर दिख रही है कुछ ऐसा, या फिर लेफ्ट साइड में जो फिगर मैंने ड्रॉ की है वैसा। तो ऐसा डी ब्रॉकली के बेसिस पे बोहर ने माना। और फिर बोहर ने कहा कि भाई देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो उसको पूरा सरकमफेरेंस कंप्लीट करना है अप्रोक्सीमेटली। और उसने एक चीज ये कही, उसने पता नहीं क्या किया, उसने मैथमेटिकली एक चीज मानी कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो उतनी ही वेव बनाएगा। जैसे मान लो अगर थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन एटम एक्साइट होके सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, मतलब कि जिसे हम कह सकते हैं, और थर्ड थर्ड ऑर्बिट में चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में चला जाता है तो कितनी वेव बनाएगा, वो 3 वेव बनाएगा, 1 2 और ये 3। कोई डाउट इस बात का, बोलो भाई बोलो, कोई बच्चा बताएगा, कोई डाउट इस बात का। ऐसा माना गया। अब ये क्यों सर माना गया थर्ड इसके ऑर्बिट पीछे, हाँ बच्चे देखो यार एक्चुअली क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की फिगर में नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने थर्ड ऑर्बिट में मान लिया। तो मान लो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया है, 3, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो एक्साइट होके फर्स्ट से थर्ड में जंप कर गया, और अभी थोड़ा देर घूमेगा। जब तक वो रिटर्न बैक नहीं करेगा तब तक वो घूमेगा ना थर्ड ऑर्बिट में, तो चक्कर लगाएगा। बोलो मैं इसकी
पिक्चर फिगर बना सकता था मैं। सेकंड में थोड़ा मुझे वेव बनाने में दिक्कत होती, तो मैंने थर्ड ऑर्बिट का ऐसा फिगर बना के 3 वेव बना सकता था मैं। 3 से कम वेव बना नहीं सकता था। अब पता नहीं उसने क्या माना, किस थ्योरी की बेसिस पे माना ये सब तो बच्चे बहुत डीप में है। हमें फिलहाल यही पढ़ाया जाता है आपको कि बोहर ने ये माना कि डी ब्रॉगली सही है। डी ब्रॉगली सही है तो इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो सर्कुलर पाथ प्रॉपरली सर्कुलर में नहीं चलता, वो वेव की तरह सर्कुलर में चलता है। और उसका जो सरकमफेरेंस होता है वो कुछ वेवलेंथ में कंप्लीट होता है, एन लैम्डा में कंप्लीट होता है। एन वेवलेंथ, जैसे यहाँ पर कितनी वेवलेंथ मैंने दिखाई है, यहाँ मैंने 3 वेवलेंथ दिखाई कि 3 वेव कंप्लीट, 3 वेव में उसका पूरा पाथ कंप्लीट हो रहा है। एक वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक, एक वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक, दूसरी वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक और तीसरी वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक। 3 वेवलेंथ मतलब एन वेवलेंथ। तो ये बोला उसने डी ब्रॉगली के बेसिस पे बोर ने कि जिस भी वो ऑर्बिट में होता है वो उतनी वेवलेंथ बना के एक राउंड कंप्लीट करता है। जबकि अगर आप मुझे फर्स्ट ऑर्बिट का कहोगे तो मैं वेवलेंथ एक बना के नहीं दिखा पाऊंगा। कैसे उसने कहा वो बात अपने में है बच्चे, जो भी है वो पूरी एक वेव बनाता होगा या जो भी करता होगा, जो थ्योरी उसने यूज की होगी वो तो डीप है। खैर फिलहाल हमें तो बहुत बेसिक पढ़ाया जा रहा है, साइंस फिजिक्स इतनी बेसिक नहीं होती है। तो ये कॉन्सेप्ट मानना पड़ेगा कि पूरा सरकमफेरेंस इसमें है। अगर जैसे थर्ड ऑर्बिट में तो 3 वेवलेंथ में कंप्लीट हो रहा है, तो ये हम अगर मान के चलते हैं तो इससे हमारा ये आ गया, मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा। इससे हमें अगर मान लो एल चाहिए तो एल के लिए क्या चाहिए होगा, आर इंटू मोमेंटम ना, दिखाना। हाँ ये। अब देखो चेक, काम करते हैं कि हम यहाँ पर हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक काम करते हैं, हम लोग लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। इसको ऊपर भेज दो और बाकी को नीचे भेज दो। ये हो जाएगा आर पी इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। और रेडियस इंटू मोमेंटम जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है, एल इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। उस इस तरीके से उसने फॉर्मूला जो बोहर का डिराइव किया था, एंगुलर मोमेंटम का इस तरीके से डिराइव किया था। बोहर ने जो एक्चुअली बोहर ने जो डिराइव किया वो डी ब्रॉगली के बेसिस पे किया है फॉर्मूला। क्योंकि बोहर ने माना कि डी ब्रॉगली सही है, और डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा, वो वेव बनाते हुए चल रहा है। तो 2 फॉर्मूले उसके पास आए, एक तो वही वाला जो डी ब्रॉगली ने बेसिक फॉर्मूला दिया ही था, और दूसरा उसने इलेक्ट्रॉन के लिए ये मान लिया कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसका जो सरकमफेरेंस है वो कुछ वेवलेंथ में कवर कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एक वेवलेंथ में पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर दे रहा है, मैं फिगर ड्रॉ नहीं कर सकूंगा इसकी। सेकंड ऑर्बिट में है तो 2 वेवलेंथ में कवर कर ले रहा है पूरा ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में तो 3 वेव बना के मैं थर्ड ऑर्बिट का दिखा पा रहा हूँ आसानी से, मेरे को फिगर में कन्वीनियंस हो रही है। 3 वेवलेंथ बना के पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा। खैर ये भी फिगर प्रॉपर नहीं है कह सकते, क्योंकि इसमें ज्यादा ज्यादा ही बड़ी वेव दिखा रखी है मैंने। तो 3 वेव बना के ऐसे कवर करेगा, इस बेसिस पे ये आ जाता है एक्सप्रेशन। खैर अब देखो अच्छे डेरिवेशन वगैरह तो बच्चे कर ही लेते हैं रट रटा के हैं जैसे भी, बट अब मेनली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इससे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अच्छा, हम आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, इसे देखो। क्वेश्चन नंबर 54, ये ट्राई करना है अच्छा आपको।
सर कितना आएगा आंसर सर? करो बच्चे, 3.2 बाकी into बच्चे 10 करो की जल्दी माइनस जल्दी। 7 आ रहा है शायद। हाँ बच्चे बोलो बोलो। 3.2 into 10 की माइनस 7 आ रहा है शायद सर। देखते हैं बच्चे, अभी देखो आप देखते हैं Okay, कितने ने कर लिया, देखते हैं एक बार। देखो बच्चों, अब हम आपको बता ही देते हैं एक्चुअली क्या होता है बच्चों। आमतौर पे बच्चों के दो लॉजिक्स होते हैं इस क्वेश्चन को लेके, बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट बच्चे कहते हैं कि सर आप ना ये लगा लो, आज क्लास 40 मिनट की नहीं बच्चे, अब क्लास कंटिन्यू रहेगी। हाँ, तो ये फॉर्मूला लगा लो बच्चे, कई बार ये कहते हैं कि ये वाला। सर आपने सब्स्टिट्यूशन ले ली? नहीं बच्चे, आज कुछ फ्री, भावेश ने कुछ लिंक विंक बोला था, कुछ फ्री कर रखा है आज। आज ये हमेशा कर दिया, कुछ चक्कर है, पता नहीं क्या किया है, देखना पड़ेगा, न्यूज़ पढ़ी नहीं ढंग से। 40 मिनट का लिफ्ट कर दिया इन्होंने। अच्छा, कुछ ही दिन के लिए है, 26-27 के लिए बच्चे, 26-27 को नहीं होगा। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्या सर? 26 और 27 को अनलिमिटेड यूज करो जूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन टाइम 40 मिनट की कोई लिमिट नहीं है। सर ये गलत तो है सर। बच्चे जब, क्यों क्या हुआ? ट्यूशन वाले और स्कूल वाले परेशान कर देंगे सर। 2 दिन है बच्चे, आज और कल, बस हमेशा के लिए नहीं है। चलो बच्चे, देखो बच्चे, आप लोग सोच रहे होगे कि ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 हो जाएगा, और एनर्जी तो दे रखी है, पुट कर दी शायद, ऐसा कुछ। कितने बच्चों ने ये सोचा ये करेंगे? बोलो भाई बोलो। सर नहीं सर ऐसे नहीं करा ये फॉर्मूला, और कोई तरीका क्या, इसके अलावा कोई और तरीका बचता है हमारे पास? क्या और कोई तरीका भी है? सर। एससी शायद वाले ऐसे एमडा लगाया था मैंने तो। क्वेश्चन के हिसाब से, अरे बच्चे वो तो उसके लिए होता है, वो तो रेडिएशन के लिए होता है, सी वाई लैम्डा। आप रेडिएशन के लिए थोड़ी कर रहे हो, आप तो इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हो। नहीं लगेगा ये फॉर्मूला। एक तो ये फॉर्मूला है, एनर्जी पुट कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी और मास पुट कर दोगे इलेक्ट्रॉन का। दूसरा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो हमारे सामने सामने है, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। लेमडा क्या हो जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रॉन के लिए होता है जब वो ऑर्बिट कर रहा हो हाइड्रोजन एटम में, तो वैसे नहीं यूज हो सकता। यहाँ आर क्या होगा? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सर वो इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता, वो रेडिएशन के लिए होता है। हाँ अच्छा बोलो। ये जो आर होता वाला है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में वो रेडियस, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसका रेडियस। जैसे मान लो, अब वैसे तो मेन तरीका वही वाला है जो फर्स्ट हमने बताया, सेकंड वाला तरीका मेन नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय एन कोई मेन तरीका नहीं, बट फिर भी ये तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखो बच्चे, सर अगर हम वो लगाएंगे, वो क्या कहते हैं, एचसी वाले एमडा, उसमें क्या दिक्कत आएगी? वो बच्चे फोटोन के लिए होता है, वो इलेक्ट्रॉन के ओके। लिए नहीं होता है। देखो आपने कहा E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, दिस फॉर्मूला, या फिर जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू, दिस फॉर्मूला इज ओनली meant for EM wave, radiation, photon, कुछ भी कह दो। और आम जनता के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? H/P, H/mv, H/√2 काइनेटिक एनर्जी, H/√m QV, ये फॉर्मूला होता है, समझे? वैसे तो हमारा मेन फॉर्मूला तो वही है जो हम अप्लाई करेंगे, जो मैंने बताया था आपको पहले। ये फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला है, बट एक साइड फॉर्मूला है, अगर आप चाहते हो तो ये भी लगा सकते हो। कैसे? ये 2 पाई एन। तो एक्चुअली क्या है कि इसके लिए आपको बट एक प्रॉब्लम, ये रेडियस पता होना चाहिए कि क्या रेडियस होगा।
और अगर उसने एनर्जी दी है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उसने क्या बोला है 3.4 काइनेटिक एनर्जी है। भाई काइनेटिक एनर्जी 3.4 है तो इसका मतलब उसका ऑर्बिट कितना होगा, कौन से ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है। तो यहाँ से हमें ऑर्बिट की वैल्यू भी पता चल जाती है। एन जो है ऑर्बिट जो हमारा हो गया 2 हो गया एन, तो बस कट गया। लैम्डा इज इक्वल टू पाई आर। अगर रेडियस भी पता चल जाता तो और अच्छा हो जाता। अब रेडियस कैसे मालूम करें, कई बच्चे याद करके रखते हैं ये फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बता रखा है आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर नॉट। तो 2 अगर है तो स्क्वायर आर नॉट हो जाएगा। कई बच्चे तो इवन उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले को, जैसे जो हमारा मेन फॉर्मूला है यहाँ पर, क्योंकि कई बार ये फॉर्मूला एंट्रेंस वगैरह में भी आ जाता है और ये यूनिक फॉर्मूला है कि आमतौर पे इलेक्ट्रॉन जब बाहर घूम रहा होता है उसकी वेवलेंथ निकलवाई जाती है, बट इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी वेवलेंथ रेयर रेयर होती है, और इसलिए वो एंट्रेंस वगैरह में आता है, क्योंकि एंट्रेंस में वही चीजें आती हैं जो रेयर होती हैं। तो अभी लास्ट 1-2 साल पहले भी ऐसे ही कोई एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था, तो बच्चे यहाँ पे सीधे आर 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 नॉट एन स्क्वायर आर नॉट लगा देते हैं यहाँ पर। जैसे आर इज इक्वल टू आर की वैल्यू जो होती है वो होती है एन स्क्वायर आर नॉट, तो ये अगर आप लगा दो तो वेवलेंथ क्या आ जाएगा 2 पाई एन स्क्वायर आर नॉट बाय एन, एक एन से एन कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई एन आर नॉट, ये आ जाएगा। और अब यहाँ पर क्या है, वैल्यूज पुट करनी है, हाँ वैल्यूज पुट करनी है। तो 2 पाई एन ऑर्बिट कौन सा है हमारा, सेकंड ऑर्बिट है, और आर नॉट क्या है, आर नॉट की वैल्यू क्या होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये याद कर लेना बच्चों ये। तो ये इससे इससे हमारी वेवलेंथ आ गई जो कि उससे छोटी पड़ी। कौन सा तरीका आपको सही पड़ा बताना। एक तो तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हुआ, √h/2 सर me। बोलो हाँ बच्चे ये जो खत्म कर आर रहे हैं क्लास। है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का रेडियस। ये आर नॉट बच्चे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है हाइड्रोजन एटम में, वो वाला आर नॉट है ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है, इसे फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो होता है वो आर नॉट होता है, बोहर रेडियस जिसे हम कहते हैं, हमने बताया था नोट्स में, एक बार देख लेना। और नोट्स बच्चे प्रिंट भी कर देंगे यार, अब एक्चुअली क्या है काफी टाइम से हम प्रिंट नहीं कर पाया, बट अब फाइनली प्रिंट करके भी दे दूंगा। और अपलोड तो शायद मैंने कर ही दिया है, एटम तक में भी देख लूंगा एक बार। तो इसमें मास और ये पुट करना पड़ेगा, ये थोड़ा आफत है, इसमें दिक्कत है, क्योंकि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। तो ये वाला तरीका मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैं ये अगर ऐसा हो तो मैं ये तरीका प्रेफर करता हूँ इस केस में, हर केस में नहीं। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो हाइड्रोजन एटम में, ऑर्बिट में घूम रहा हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना मुझे बेटर लगता है उस वाले से, क्योंकि उसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है, आपको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास पुट करना पड़ेगा, अंडर रूट की वैल्यू करनी पड़ेगी। एग्जाम में तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, मुझे सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझे या नहीं समझे इस बात को, बोलो बच्चों, बोलो भाई बोलो। सर राइट वाला फॉर्मूला काफी आफत खड़ी कर देगा आप लोगों के लिए। मतलब वैसे तो करेगा ही, बट यहाँ पर लेफ्ट अल्टरनेटिव आपके पास आसान है, तो आप कर वो वाला कर लो, 2 पाई r/n लगा दो। हाँ बच्चा बताओ, क्या कुछ पूछना है बताओ, क्या क्या